हम पढ़ रहे हैं उत्तराखंड समसामयिकी पार्ट 4। इसमें पहला टॉपिक है गंगोत्री यमुनोत्री रेल परियोजना। 28 अगस्त 2022 को जारी एक सूचना के अनुसार डोईवाला देहरादून में है, वहां से गंगोत्री यमुनोत्री को रेल से जोड़ने हेतु कई बार सर्वेक्षण के बाद 121.76 किलोमीटर लंबे सिंगल रेल ट्रैक के लिए टर्की की कंपनी है कोई यूके सेल प्रोजेक्ट द्वारा तैयार 30,000 करोड़ रुपए की फाइनल डीपीआर रेलवे बोर्ड को भेजी गई है। डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट होता है डीपीआर, ये जो है रेलवे बोर्ड को भेज दी गई है। क्या है गंगोत्री यमुनोत्री रेल परियोजना में? इसमें जो है कोई टर्की की कंपनी है, वह जो है सिंगल लेन ट्रेन बनाने की उसने प्रोजेक्ट रखा है और डोईवाला से वो डायरेक्ट ट्रेन लाइन जो है गंगोत्री यमुनोत्री को जाएगा और इसके लिए 30,000 रुपये करोड़ का निवेश हुआ है कि मतलब रिक्वायरमेंट है, जिसकी डिटेल जो है रेलवे बोर्ड को भेज दी गई है। इस प्रोजेक्ट के तहत जो है 70% ट्रैक में जो है 22 सुरंगें होके गुजरेंगी। 70% ट्रैक में क्या है 22 सुरंगें बनेंगी और सबसे लंबी सुरंग जो है टिहरी ज़िले में जाजल व मरोड़ के बीच बनेगी, जो 5 किलोमीटर की लंबी होगी। तो इसमें टिहरी ज़िले में सबसे लंबी जो है सुरंग बनने जा रही है और टिहरी में उस एरिया का नाम क्या है, जाजल से लेके मरोड़ 7 किलोमीटर लंबा। इस परियोजना में कुल 22 पुल होंगे और 11 स्टेशन होंगे। तो ये जो परियोजना है इसमें 22 सुरंगें हैं, 22 पुल हैं और 11 स्टेशन हैं। जो स्टेशन होंगे वो कौन कौन से हैं? वो है डोईवाला, भानियावाला, रानी पोखरी, जाजल, मरोड़, कंडीसौड़, सरोट, चिन्यालीसौड़, डुंडा, मातली व नंदगांव बड़कोट। गंगोत्री के लिए जो है मातली और यमुनोत्री के लिए नंदगांव बड़कोट अंतिम स्टेशन होगा। ये इम्पोर्टेंट है कि पहले गंगोत्री पड़ेगा इस स्टेशन में, उसके बाद यमुनोत्री पड़ेगा। गंगोत्री के लिए लोग उतरेंगे मातली में और यमुनोत्री के लिए लोग उतरेंगे नंदगांव बड़कोट में। यह है गंगोत्री यमुनोत्री रेलवे प्रोजेक्ट। तो इसको हम सम करते हैं। जो गंगोत्री यमुनोत्री रेल प्रोजेक्ट है, इसके लिए जो है डीपीआर डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक टर्की कंपनी है यूके सेल प्रोजेक्ट, उसने जो है तैयार करी है 30,000 करोड़ का, जिसमें जो है 70% ट्रैक 22 सुरंगों की है और सबसे लंबी जो सुरंग बन रही है वो टिहरी में बन रही है, जाजल से लेके मरोड़ तक 7 किलोमीटर की जो लंबी है। यहाँ पे सुरंगों के साथ साथ जो है पुल बनेंगे जो कि 22 हैं और 11 स्टेशंस होंगे। इसमें जो स्टेशंस हैं वो डोईवाला है, भनियावाला है, रानी पोखरी। ये तीनों जो स्टेशंस हैं ये जो है देहरादून डिस्ट्रिक्ट के हैं। फिर जाजल मरोड़ जो है आपके टिहरी के हैं। कांडीसौड़, सरोट, चिन्यालीसौड़, डुंडा, मातली और नंदगांव बड़कोट ये जो उत्तरकाशी के हैं। अब गंगोत्री के लिए जो है मातली में उतरा जाएगा और यमुनोत्री के लिए नंदगांव बड़कोट में उतरा जाएगा। ये है पूरा इस परियोजना का सार। अब है सीनियर राष्ट्रीय कैनो स्प्रिंट चैंपियनशिप। उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद और राष्ट्रीय काइकिंग कैनोइंग संघ ने जो है 22 से लेके 25 अगस्त तक 2022 में उधम सिंह नगर जिले के जो बोट जलाशय है वहाँ पे 33rd सीनियर राष्ट्रीय कैनो स्प्रिंट चैंपियनशिप का आयोजन किया। इसमें 27 राज्यों के लगभग 550 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। अंतिम दिन मुख्यमंत्री धामी जी ने विजेताओं को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट ध्यान रखने बात है वो ये है कि उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद, इसका गठन कब हुआ? तो इसका गठन जो है 2001 में ही हो गया था उत्तराखंड बनने के साथ, और जब पर्यटन नीति 26 अप्रैल 2001 को लागू की गई थी उसके बाद यह परिषद का गठन हुआ था। दूसरा है राष्ट्रीय काइकिंग कैनोइंग संघ। तो इसमें हमें 2 वर्ड्स आ रहे हैं, काइकिंग और कैनोइंग। ये होता क्या है? तो अगर आप ने कभी राफ्टिंग करी है या ऋषिकेश गए हैं, वहाँ पे कोई राफ्ट देखी है, तो वहाँ पे आपने देखा होगा राफ्ट के संग एक सिंगल पतली सी बोट में एक सिंगल आदमी बैठ के बोटिंग कर रहा होता है, जिसके चप्पू जो हैं दोनों तरफ से बने होते हैं पानी को उछालने के लिए।
तो वो जो सिस्टम है उसको काइकिंग कहते हैं। और कैनोइंग क्या होती है, वो भी सिमिलर काइकिंग जैसी ही बोट होती है, परंतु वो एक पर्टिकुलर बोट होती है। मतलब जैसे राफ्ट होता है ना, वो राफ्ट की ना होके काइकिंग मटेरियल की होती है, परंतु वो एक बोट होती है जिसमें 3-4 लोग बैठते हैं और चप्पू, जो राफ्टिंग वाला चप्पू है, उसी चप्पू से पानी को चलाते हैं। तो ये डिफरेंस होता है काइकिंग और कैनोइंग। तो इसकी प्रतियोगिता हुई थी उत्तराखंड में बौड़ जलाशय में। अब बौड़ जलाशय बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब जो है उत्तराखंड में सभी जलाशयों का जो है टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए उनका सुंदरीकरण हो रहा है। इसलिए बौड़ जलाशय जो अभी तक इतना फेमस नहीं था, परंतु अब जो है फेमस किया जा रहा है, तो इसलिए इसका जानना बहुत ज़रूरी है। जो बौड़ जलाशय है ये 1626 हेक्टेयर एरिया में बना हुआ है और 9.5 किलोमीटर लंबा है। ये जो बौड़ जलाशय है ये जो है इसके बगल में ही हरिपुरा जलाशय भी है, और ये दोनों जो हैं गुलरभोज में सिचुएटेड हैं। और जो ये रिजर्वायर है बौड़ जलाशय का, इसमें बौड़ नदी अपना पानी लाती है, और उसके संग ककराली नदी भी है जो अपना पानी यहाँ पे स्रावित करती है। और इस जलाशय जो है उत्तराखंड और यूपी के किसानों को पानी मिलता है वर्ष भर। ये जलाशय इसलिए भी फेमस है क्योंकि माइग्रेटरी बर्ड्स जो कि साइबेरिया से आती हैं और विभिन्न एरियाज से आते हैं विंटर्स में, वो यहाँ पे फिशिंग के लिए भी स्टॉप करती हैं। उसके बाद ये है कि यह जो जलाशय है कहाँ, तो ये गुलरभोज में है। गुलरभोज कहाँ है? गुलरभोज जो है गदरपुर में है, उधम सिंह नगर के अंदर। तो ये है जलाशय के बारे में इंफॉर्मेशन। अब इसके बाद नेक्स्ट है राष्ट्रीय स्पोर्ट क्लाइंबिंग चैंपियनशिप। भारतीय पर्वतारोहण संस्थान व नेहरू पर्वतारोहण संस्थान का शॉर्ट फॉर्म है निम, NIM के क्लाइंबिंग सेंटर में 12 से 14 अगस्त 2022 तक 26th राष्ट्रीय स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। इस आयोजन में देश के अलग अलग 7 जोनों की टीमों ने भाग लिया था। निम को इस तरह के राष्ट्रीय चैंपियनशिप की मेजबानी पहली बार करने को मिली। तो निम क्या है? नेहरू पर्वतारोहण संस्थान। उल्लेखनीय है कि जून 2022 में निम में नॉर्थ जोन स्पोर्ट क्लाइंबिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। तो जून में जो है नॉर्थ जोन का स्पोर्ट क्लाइंबिंग प्रतियोगिता हुई थी, और उसी के बाद जो है अगस्त में, 1 महीना छोड़ के अगस्त में जो है राष्ट्रीय लेवल की स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। पहले नॉर्थ का था, फिर राष्ट्रीय का हो गया क्लाइंबिंग चैंपियनशिप। अब है डिटोल स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम। राज्य के सभी जिलों के 13,000 प्राथमिक स्कूलों के बच्चों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए 16 अगस्त को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डिटोल स्कूल स्वच्छता कार्यक्रम, डिटोल स्कूल हाइजीन एजुकेशन प्रोग्राम की शुरुआत की। इसके लिए राज्य शिक्षा विभाग और उपभोक्ता स्वास्थ्य एवं स्वच्छता की दिग्गज कंपनी रैकेट साउथ एशिया के बीच समझौता किया गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है राज्य स्त्री शक्ति तिलु रोतेली पुरस्कार। वीरांगना तिलु रोतेली की जयंती होती है 8 अगस्त को। वेरी इंपॉर्टेंट, तिलु रोतेली की जयंती कब होती है? 8 अगस्त को। तो 2022 के दिन देहरादून में राज्य महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास की ओर से आयोजित एक समारोह में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने विभिन्न क्षेत्रों में सराहनीय कार्य करने वाली 12 महिलाओं को, किशोरियों को तिलु रोतेली पुरस्कार दिया तथा 35 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को राज्य स्तरीय आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इस समय क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मिल रहे हैं कि राज्य स्त्री शक्ति तिलु रोतेली पुरस्कार जो है 12 महिलाओं को मिला है और 35 आंगनबाड़ी वर्करों को मिला है। और इस जो पुरस्कार है उसको संचालित करती है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। अब इसके लिए हमें ये भी पता होना चाहिए कि अभी करंट मिनिस्टर कौन है, तो रेखा आर्या हैं करंट मंत्री इस मिनिस्ट्री की। और जब ये पुरस्कार हुआ तो इसमें जो पुरस्कार वितरित किया था वो किन्होंने किया था? वो हमारे अभी करंट के राज्यपाल गवर्नर जो हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुरमीत सिंह, उन्होंने किया था पुरस्कार। और सबसे इम्पोर्टेंट है वीरांगना तिलु रोतेली। तो इनकी जयंती कब होती है? 8 अगस्त को।
तो हमें थोड़ा तीलू रतौली के बारे में पता होना चाहिए कि तीलू रतौली जो थी 17वीं शताब्दी में गुराड़ गांव पौड़ी में जन्म लेने वाली अपूर्व शौर्य, संकल्प और साहस की धनी वीरांगना तीलू रतौली को गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी से नाम से जाना जाता है। तो इनका जन्म हुआ था गुराड़ गांव पौड़ी में। पौड़ी की हैं तीलू रतौली। 8 अगस्त को इनकी जयंती मनती है और इनको जो है गढ़वाल की झांसी की रानी कहा जाता है। कुमाऊं की झांसी की रानी है जिया रानी और गढ़वाल की झांसी की रानी है तीलू रतौली। 15 से 22 वर्ष की आयु के मध्य 7 युद्ध लड़ने वाली तीलू रतौली संभवतः विश्व की एकमात्र वीरांगना हैं। उन्होंने कत्यूरियों को परास्त कर अपने पिता धोकदार भूप सिंह गोरला व पति का बदला लिया। उनकी घोड़ी का नाम था बिंदुली। तो ये इंपॉर्टेंट है, उनके पिताजी का नाम पता होना चाहिए, धोकदार भूप सिंह गोरला। कई बार पूछ लेते हैं। तो पिताजी का नाम था धोकदार भूप सिंह गोरला और ये जो थी इनकी घोड़ी का नाम था बिंदुली। और साथ में ये भी है कि ये नदी में नहा रही थी और किसी ने जो है चुपके से इन पर अटैक किया था। लक्ष्य सेन को कॉमनवेल्थ में स्वर्ण पदक मिला। मूल रूप से तिलक नगर अल्मोड़ा के निवासी हैं। शटलर मतलब बैडमिंटन खेलने वाले लक्ष्य सेन। इन्हें बर्मिंघम में आयोजित हुआ था 22nd कॉमनवेल्थ गेम जिसमें उनको जो है गोल्ड मेडल मिला और उन्होंने मलेशिया के जे जोंग को हराया था 8 अगस्त को और भारत के लिए इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। इससे पूर्व इन्होंने भारत के लिए कई पदक जीत चुके हैं। तो अब जो है इनको अर्जुन अवार्ड मिला है 2022 में। अब है जागरा मेला राजकीय मेला घोषित। प्रतिवर्ष देहरादून जिले के हनोल में आयोजित होने वाला जागरा मेला पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने 5 अगस्त 2022 को राजकीय मेला घोषित किया। अब ये जागरा है क्या? यह जागरा का मतलब होता है जागरण करना पूरी रात। ये गढ़वाली वर्ड है और इसमें 2 दिन का मेला होता है। टोंस नदी के तट पे हनोल में जो है एक मंदिर है जौनसार क्षेत्र का और जौनसारियों का ये मेला होता है। यहाँ पे भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तृतीया को महासु देवता के मंदिर पर उत्सव किया जाता है जिसमें पूरी रात पूजा होती है। सुबह जो है पुजारी देवता की मूर्ति को यमुना में स्नान करने के लिए ले जाते हैं, फिर उन्हें वापस लाते हैं। तो ये है जागरा मेला। आगे है SDG रेटिंग में नैनीताल प्रथम। SDG रेटिंग नॉर्मली भारत में जो है नीति आयोग करता है स्टेट आपकी कंट्री लेवल पे, और वहीं जो है स्टेट लेवल पे जो है अब नीति आयोग की तरह हर स्टेट ने अपनी अपनी एक एजेंसी बना ली है। ऐसे ही उत्तराखंड ने बनाई है CPPG। ये क्या है? सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस। सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस। इन्होंने अपनी खुद की एक नीति आयोग जैसी कंपनी बनाई है और इसमें क्या होता है, इसमें जो है SDG की रैंकिंग डिस्ट्रिक्ट वाइज दी जाती है। तो 4 अगस्त 2022 को वर्ष 2020-21 के लिए SDG रेटिंग जारी की गई है। इस रेटिंग में जो है 75 अंकों के साथ नैनीताल फर्स्ट पोजीशन पे है नैनीताल, और 54 अंकों के साथ उधम सिंह नगर सबसे अंतिम स्थान पे है। फर्स्ट है नैनीताल एंड लास्ट इज उधम सिंह नगर। प्रदेश के सभी जिलों के घटते क्रम में रेटिंग इस प्रकार है। सबसे ज़्यादा नैनीताल को मिला है, फिर उसके बाद देहरादून, फिर चंपावत, फिर रुद्रप्रयाग, फिर उत्तरकाशी, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, पौड़ी, टिहरी, हरिद्वार, उधम सिंह नगर। पूरे प्रदेश का रेटिंग का औसत है 69। तो SDG रेटिंग में हम देख रहे हैं कि हरिद्वार और उधम सिंह नगर जो तराई एरिया हैं उत्तराखंड के, वो जो है लास्ट और सेकंड लास्ट पोजीशन पे हैं SDG में। हरिद्वार 59 पोजीशन पे है, 59 रैंक्स हैं, और उधम सिंह नगर को 54 मार्क्स मिले हैं। तो लास्ट और सेकंड लास्ट है। और नंबर 1 पे नैनीताल है और नंबर 2 पे देहरादून है। इस तरह से। अब है हिमालयन स्पाइस गार्डन। वन अनुसंधान केंद्र हल्द्वानी द्वारा सोनी रानीखेत अल्मोड़ा में 5 एकड़ क्षेत्र में देश का पहला स्पाइस मसाला गार्डन विकसित किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, मसाला गार्डन। देश का पहला मसाला गार्डन कहाँ बना है? सोनी रानीखेत अल्मोड़ा। 5 एकड़ की भूमि में बना है।
वन अनुसंधान केंद्र के द्वारा, हल्द्वानी द्वारा, वन अनुसंधान केंद्र का है हल्द्वानी, उसके द्वारा बना है सोनी रानीखेत अल्मोड़ा में देश का पहला स्पाइस गार्डन। और इसका उद्घाटन किसने करा था? पद्मश्री शेखर पाठक ने। ये कौन है? एक हिस्टोरियन है। अभी इस गार्डन में लगभग 30 प्रकार के मसाले पौधों का रोपण किया जाता है। आगे चलकर और भी प्रकार के पौधे लगाए जाएंगे। अब है ट्रैक ऑफ द ईयर। अगस्त 2022 में जारी एक सूचना के अनुसार उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद की ओर से 1 अक्टूबर 2022 से लेकर 15 नवंबर 2022 तक बागेश्वर जिले की पिंडारी ग्लेशियर व 1 दिसंबर से लेकर 2022 से लेकर 15 जनवरी 2023 तक चमोली के बागची बुग्याल को ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया जाएगा। बागची बुग्याल जो है बहुत सबसे रमणीय बुग्याल है उत्तराखंड का, तो इसे ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। फिर प्रत्येक जिले में एक संस्कृत ग्राम। 30 अगस्त 2022 को जारी एक सूचना के अनुसार प्रदेश सरकार ने राज्य की दूसरी राजकीय भाषा संस्कृत के उन्नयन, ये 2010 में बनी थी हमारे राज्य की भाषा, प्रत्येक जिले में एक संस्कृत ग्राम बनाने का निर्णय लिया है। इस गांवों में पर्यटकों को प्राचीन भारतीय संस्कृति के दर्शन होंगे। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में अभी तक किमोठा चमोली और भनतोला अल्मोड़ा में संस्कृत ग्राम घोषित किए गए हैं। तो संस्कृत ग्राम में क्या होगा? प्राचीन भारतीय संस्कृति के दर्शन। संस्कृत ग्राम में क्या होगा? प्राचीन भारतीय संस्कृति के दर्शन। और अभी 2 जगह बने हैं, एक अल्मोड़ा में बना है और एक चमोली में बना है। अल्मोड़ा में भनतोली, अल्मोड़ा में जगह है भनतोली और चमोली में जगह है किमोठा। फिर बियॉन्ड द मिस्ट्री विलेज टेम्पल टेल्स ऑफ उत्तराखंड, यह एक पुस्तक है जो आराधना जौहरी जी सेवानिवृत्त अधिकारी हैं, उन्होंने लिखा है और उन्होंने उत्तराखंड के 800 से अधिक मंदिरों का इसमें विवरण दिया है। अब अगला है हरेला पर्व पर रिकॉर्ड पौधारोपण। 16 जुलाई को राज्य भर में हरेला पर्व धूमधाम से मनाया गया, मतलब जुलाई में मिलता है, जुलाई के टाइम पे होता है जब सावन होता है उस टाइम पे। इस अवसर पर देहरादून में 1 घंटे में, जो कि 11:30 से लेकर 12:30 सुबह के, रिकॉर्ड तौर 5,04,36 पौधों का रोपण किया गया। इस वर्ष हरेला पर्व की थीम थी संरक्षण और पुनर्जीवन। तो इसमें हमें हरेला पता होना चाहिए कि हरेला है क्या। तो उत्तराखंड का यह एक लोक त्यौहार होता है। हरेला नए ऋतु के शुरू होने की सूचना देता है, अतः यह वर्ष में 3 बार, सर्दी में आश्विन मास की 10वीं को, ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत में चैत्र मास की 9वीं को तथा वर्ष ऋतु की शुरुआत में सावन में मनाया जाता है। और श्रावण मास का हरेला जो है ज़्यादा फेमस है। इस हरेले के दिन शिव पार्वती और उनके पूरे परिवार की मूर्तियां गढ़ी जाती हैं, जिन्हें डिकारे कहते हैं। शुद्ध मिट्टी की आकृतियों और प्राकृतिक रंगों से शिव परिवार की प्रतिमाओं को आकार दिया जाता है और इस दिन उनकी पूजा की जाती है। पूजन के बाद परिवार के सभी लोग साथ बैठकर पकवानों का आनंद उठाते हैं। इस दिन विशेष रूप से उड़द दाल के वड़े, पुए, खीर आदि बनाए जाने का प्रावधान है। घर में उपस्थित सभी सदस्यों को हरेला लगाया जाता है। साथ ही देश प्रदेश में रहने वाले अपने रिश्तेदार नातेदारों को भी डाक से अक्षत, चंदन, पिठिया के साथ हरेला भेजने की परंपरा है। हरेला क्या होती है? वो जो नवरात्रि में हरी हरी घास लगती है ना, वैसी घास होती है हरेला। घरों में हरेला बोया जाता है, मतलब जौ का होता है, ये जौ के हरे हरे पत्ते। घरों में हरेला बोया जाता है। हरेला घर में सुख, समृद्धि व शांति के लिए बोया व काटा जाता है। हरेला अच्छी कृषि का सूचक होता है। हरेला इस कामना के साथ बोया जाता है कि इस साल फसलों को नुकसान ना हो। उत्तराखंड में हरेला के त्यौहार को वृक्षारोपण त्यौहार के रूप में भी मनाया जाता है। पुलिस ऐप व EFIR सेवा। 15 जुलाई 2022 को देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड पुलिस ऐप व EFIR सेवा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बताया कि उत्तराखंड पुलिस द्वारा अब तक संचालित गौरा, शक्ति, ट्रैफिक आय, पब्लिक आय, मेरी यात्रा और लक्ष्य व नशा मुक्ति उत्तराखंड जैसे ऐप और 112 व 1930 जैसे आपात सेवाएं पुलिस ऐप में उपलब्ध कराई गई हैं। मतलब जो डिफरेंट ऐप्स थे उन सबको सिंगल ऐप में डाल दिया गया है और इसे पुलिस ऐप का नाम दिया गया। और EFIR सेवा भी होगी, मतलब ऑनलाइन भी FIR कर सकते हैं, ये है इसमें।